नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और 12वीं में आपने भी भूगोल सब्जेक्ट ले रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो कक्षा 12वीं का भूगोल का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको पता है जो आपका भूगोल का एग्ज़ाम है ना, वो 9 मार्च को है। वो रहने वाला है, कब रहने वाला है? 9 मार्च को। उससे पहले हमको बहुत ही शानदार है वो तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है वो करनी होगी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले आप देख सकते हो पेपर 56 नंबर का रहेगा, क्योंकि इसमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका होता है। सबसे पहले मैं आपको ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर समझ में आए तभी आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वरना चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। सही विकल्प चुनना है, एक सही होगा और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। पहला इसमें क्वेश्चन है कि भी निम्न में से किस भूगोलवेता, भूगोलवेता मतलब जो क्या करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, मानव समाज का अध्ययन करते हैं। मानव समाज, समाज का मतलब ये नहीं कि भाई कोई समाज समझ लो, जैसे जाट समाज, गुजर समाज, राजपूत समाज, ये समाज मत समझना, ठीक है। मतलब जाति नहीं समझना, ठीक है। मानव समाज, समाज का मतलब पूरा मानव, जो पुरुष है, महिलाएं, बच्चे बच्चियाँ, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। तो उनका क्या करते हैं, अध्ययन है वो करते हैं। कौन करते हैं भाई? भूगोलवेता। उनको भूगोलवेता बोलते हैं। मतलब जो भी पृथ्वी है उनकी विशेषता है, और वहाँ पर कितने लोग रहे हैं, उनका विशेषता है, वितरण किस प्रकार से, उन सभी का क्या करते हैं, अध्ययन है वो करते हैं। कौन? भूगोलवेता, ठीक है। तो ये क्या है, चारों है ना भूगोलवेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या किया, मानव भूगोल की अपनी संश्लेषण पर बहुत अधिक जोर दिया। ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जिन्होंने क्या है, मानव भूगोल की अपनी संश्लेषण पर बहुत ही अधिक जोर दिया है? तो वो आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा रेड जेल, ठीक है। एक आपको और बात है याद रखनी है रेड जेल से संबंधित, ठीक है। क्या बात याद रखनी है? मानव केंद्रित भूगोल की अवधारणा किसने दी? अगर आपको पूछे मानव केंद्रित, मानव केंद्रित, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जरूर थोड़ी कि ये का ये क्वेश्चन पूछेगा। मानव केंद्रित भूगोल की अवधारणा है वो किसने दी? तो आपको बताना है रेट जेल, ठीक है। ओ ऑप्शन आपका सही हो जाए, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे वाला है जननांकीय संक्रमण। जननांकीय संक्रमण, पहली बात तो होता क्या है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये सिद्धांत है ना, कोई भी क्षेत्र मान लो, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय में जन्म दर, क्या, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर के कारण जनसंख्या में वृद्धि की व्याख्या है वो करता है, ठीक है। दोनों के अंतर का के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हुई उसका व्याख्या वो करता है। कोई भी क्षेत्र है वो हो सकता है, आपका गांव है ना, मैं आपको आगे एग्जाम्पल की सहायता से भी बताऊंगा, ओके। तो बने रहना वीडियो में। इसमें पूछा क्या है भाई, जननांग के संक्रमण तो हमें समझ में आ गया कि भाई जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है उसके कारण जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है, उसकी व्याख्या वो करता है। और कहाँ से व्याख्या करता है? किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में लंबा समय, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है कि भाई जननांग के संक्रमण की प्रथम अवस्था संबंधित है। आपको जरूर थोड़ी प्रथम अवस्था पूछे, दूसरी भी पूछ सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जननांग के संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 4 अवस्था है। प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चतुर्थ अवस्था, ओके। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम मिनर आपको कहीं से भी पूछ सकता है। इसमें प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में तो जो जन्म दर है ना वो क्या रहती है? उच्च रहती है, और मृत्यु दर है वो भी क्या रहती है? उच्च रहती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सही है वो हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगी भाई, जनसंख्या है वो वृद्धि दर होगी, मतलब धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होगी, है ना। उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी तो क्या होगा भाई, धीमी जनसंख्या वृद्धि है वो होगी, ओके। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है, मानव विकास का प्रमुख घटक है वो क्या रहने वाला है मानव विकास का, है ना। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि अब मैं आपको ये नहीं समझाऊं कि मानव विकास क्या होता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है ना। इसमें मानव विकास के कितने घटक है भाई, आपको याद रखना है 4 घटक है। कितने? 4 घटक। यहाँ पर कितने दिए हुए? 3 है वो घटक दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता
और एक और घटक है, कौन सा घटक है भाई? सशक्तिकरण। कौन सा घटक है? तो वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख रहा है वो बता देता हूँ। बाकी इसमें है ना ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन है वो राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वापस से बता देते हैं कौन कौन से घटक है भाई। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ओके, ये आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा सशक्तिकरण? क्योंकि आपको एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है भाई ये घटक बताओ, है ना, ये घटक है या फिर नहीं है ना। तो ये सभी आधे नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फोर्थ है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे खट्टे फल कौन से होते हैं भाई? खट्टे वो फल होते हैं जैसे आपका नींबू है, संतरा है, अरे अंगूर है कि नहीं? अंगूर खायोड़ा, अंगूर, हाँ नींबू खायोड़ा, गर्मी में नींबू पियो ना, नींबू पानी, है ना। हाँ, तो उन खट्टे रसदार फलों की कृषि है वो की जाती है। किस प्रकार की कृषि में की जाती है भाई? तो याद रखना, भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या की जाती है? अंगूर की खेती भी है वो की जाती है। कारण क्या है भाई? आप कहोगे कि वहाँ पर ही क्यों होता है, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, गर्म शुष्क ग्रीष्म जो काल है वो होता है, और हल्की बारिश वाली सर्दियाँ है वो होती है। ठीक है, इस कारण है वो वहाँ पर खट्टे रसदार फलों की कृषि है वो की जाती है। ठीक है, नींबू है, संतरा है। ठीक है, हाँ, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितने भाव है ना। हाँ, आगे देखिएगा, कृत्रिम रेशों का उद्योग जिस प्रकार का उद्योग है वह है। ठीक है, पहली बात, जो कृत्रिम रेशा होते हैं ना वो क्या होते हैं? मानव निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित रेशे होते हैं। जैसे आप प्लास्टिक देखते हो, ये कृत्रिम रेशा है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं भाई? जैसे प्लास्टिक से बाल्टी बनती है ना, बनती है ना। तो कृत्रिम रेशों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है आपको याद रखना है। जैसे फर्नीचर है, रस्सी है, बाल्टी है, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। तो ये क्या है उद्योग, किस प्रकार का है भाई? कृषि आधारित उद्योग है क्या? बिल्कुल नहीं है। खनिज आधारित इसको खोद कर वगैरह नहीं है। जीव आधारित, क्या इसमें जीव होता है? नहीं होता है। ये रासायनिक आधारित खनिज है। ठीक है, प्लास्टिक तो मतलब फैक्ट्रियों में वो वहाँ पर बनेगा ना, वहाँ पर कृषि में थोड़ी काम आएगा ना। तो वहाँ पर आपका वो ऑप्शन है वो सही होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगोगे ना तो आपका सवाल है वो एकदम सही है वो होने लगेगा। 6 नंबर है, श्रवण कॉलर, गोल्ड कॉलर, ये कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, पहली बात तो श्रवण कॉलर, गोल्ड कॉलर, ये होता क्या है इसको समझते हैं। इसमें जो भी लोग होते हैं, ठीक है, जो भी ज़्यादातर नौकरी वाले होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, पायलट, वैज्ञानिक, इन लोगों को क्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा क्वालिफाइड है वो माना जाता है, क्योंकि इनकी डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। डॉक्टर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है ना, होती नहीं होती है? वकील की होती नहीं होती है? पायलट, वैज्ञानिक भी होती है ना। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा होती है डिमांड, है ना। बहुत ही क्वालिफाइड है इनको माना जाता है ना। तो ये सब ये ना पंचम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आते हैं? पंचम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, पंचम क्षेत्र में क्या होता है भाई? जो भी संगठन होते हैं, सार्वजनिक सेवाएं, जैसे डॉक्टर है सार्वजनिक सभी के लिए करता है ना, सेवाएं तो सभी को देता है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई अमीर को ही देगा, गरीब को नहीं देगा, या फिर किसी जाति को देगा, है ना, किसी धर्म को देगा, ऐसा थोड़ी है। डॉक्टर सभी को सेवा देता है, पायलट वगैरह है ना। तो ये क्या करता है? सभी को सेवा देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, कौन? पंचम क्षेत्र, है ना। तो श्रवण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप कभी भी नहीं भूलोगे, इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इतने अच्छे से, है ना। अब देखिए आगे वाले प्रश्न, निम्न में से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, महाद्वीप के आर पार बने गए और इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा वैसे, है ना। बहुत ईजी परिभाषा, ये हर साल पूछी जाती है, इससे संबंधित है ना, एक प्रश्न पक्का है वो आता है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है, इसमें है ना क्या भाई हमें ये करना है ना इसका, है ना। तो निम्न में से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, संघ और प्रस्थान रेल मार्ग हैं, ओरिएंट एक्सप्रेस हैं, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। तो उपरोक्त सभी हैं वो इसमें हैं, वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण है वो क्यों किया जाता है भाई? कि भाई आर पार हम जा सकते हैं ना। तो इसका निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसमें विभिन्न दिशाओं, कोई भी दिशा है उसमें विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा ना
को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका निर्माण है वो किया जाता है। ये आपको ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा करने के लिए इसका निर्माण है वो किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वीडियो में बने रहना। कोच्चि तथा कारवार भारत में किस प्रकार के पतनों का उदाहरण है? तो कोच्चि और कारवार है ना, नौसेना पतन के उदाहरण है, ठीक है। नौसेना पतन है ना, उनके उदाहरण। नौसेना पतन यानी समुद्री सेना, क्या होता है भाई? समुद्री सेना, ओके। हाँ, देश में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है पता है क्या आपको? तो जनसंख्या घनत्व है वो होता है भाई, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र है, आप अपना गांव ही मान लीजिए, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र है और मतलब ये क्षेत्रफल है पूरा, ठीक है, क्या है? क्षेत्रफल। और इसमें कितने लोग रह रहे हैं उन दोनों का है ना भाग देंगे ना तो वापस है वो क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व की गणना का एक सूत्र होता है, वो भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है भाई? सबसे ऊपर लिखोगे लोगों की संख्या, ठीक है, कितने हैं वो लोग हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। और फिर नीचे लिखोगे क्षेत्रफल कितना है, मतलब क्षेत्रफल मतलब जो भूमि है, जो जमी है ना, जमीन है वो कितनी है वो लिख दो, ओके। तो फिर आ जाएगा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में, कुछ ऐसा आएगा, है ना। आगे देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया भाई जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका गणना करने का सूत्र क्या होता है। अब सबसे कम घनत्व किसका है? मतलब ऐसा कोई राज्य बताना है जहाँ पर जमीन तो बहुत है लेकिन लोग हैं वो बहुत मतलब कम रह रहे हैं ना, जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है ना, इतनी भी ज़्यादा ज़मीन नहीं है वहाँ पर, लेकिन राजस्थान जितनी। तो 9th नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है भाई? वहाँ पर क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है लेकिन लोगों की संख्या है वो कम है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, क्वेश्चन जरूर थोड़ी है कि भाई जनसंख्या घनत्व किसका कम है वो ही पूछे, है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या है भाई? तो याद रखना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में करना है। और बात क्या ध्यान रखनी है, 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। जनसंख्या मतलब लोग कितना रहे हैं, लोग कम कट रहे वो बताओ बने बताई दो। तो वो अपना राज्य सिक्किम, क्या राज्य? सिक्किम राज्य है, अट्टे लोग हैं वो कम रहे, है ना, तो आपका सिक्किम आ जाएगा। और ज़्यादा कट रहे तो ज़्यादा रहे यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोग कहीं रहे हेला रहे, है ना, ये याद रहे अपन। आगे देखो अपना प्रश्न है 10वां, भारत में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है? गांवड़िया गांव है वहाँ पर हैं वो रहते हैं, ठीक है, तो वो बताना है। शहर में नहीं रहे, गांव में रहे, तो कितना प्रतिशत रहे? होमू है ना 31% है ना, लोग हैं गांव में रहे, है ना। जैसे वो लोग होमू है ना 31 लोग हैं गांव में रहे, बाकी जो बचे हैं वो शहर में रहे, ओके। सूरजमुखी निम्न में से कौन सी फसल है? सूरजमुखी ये तो आपकी ये तिलहन फसल है। तिलहन फसल क्या होती है? जिसमें क्या होता है? वनस्पति तेल का उत्पादन है वो होता है। जैसे तिल्ली है, तिल्ली देखिए ना, घनी घनी करा बिन बाद में, है ना, तो तिल्ली है, सरसों है, एंडी है, मूंगफलियाँ तेल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी। मूंगफलियाँ तेल नहीं मतलब मूंगफली उदाहरण है ना, तो हम खाते हैं कि नहीं खाते? आप कौन सा तेल खाते हो भाई? किस चक्की का आटा खाते हो? तो 12th नंबर है, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, है ना। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं भाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, कोई भी सिंचाई सुविधा है वो देना, और विद्युत उत्पादन करना, है ना, तो ये सभी इसमें आते हैं। और इन परियोजना में क्या होता है, जो नदियाँ होती है ना, नदियों की जो घाटियाँ होती है वहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े हैं वो बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें है ना उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो आपका याद रखना दामोदर घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, उपरोक्त सभी है, एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट है वो हो जाएगा। एक बात मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही अच्छी बात है, बने रहना वीडियो में। इसमें आगे है भाई 13वां है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्या है? एक जिला है,
किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली जिला ना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मध्य प्रदेश का जिला है, जैसे अपने राजस्थान का जिला है जोधपुर, जयपुर, इसी प्रकार सिंगरौली क्या है? जिला है। तो इसमें हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला है, एकदम सही हो जाएगा। ये तो रटने वाली चीज़ें है ना। अब किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो तो आपको रटना पड़ेगा, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है ना। आगे देखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC है, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कि भाई NRSC फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो वो बता देना हमको है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। अब मैं आपको इसमें क्या समझाऊँ, ये तो रटना पड़ेगा आपको है ना। भारत की आयातक वस्तु है, आयातक अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आयातक क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है या फिर कोई सामान है जो भारत के बाहर से क्या लाएगा? भारत में लाया गया हो। आयात, आयात मतलब आवे, आवे है ना, आया है ना। तो बाहर से अंदर आया मतलब बाहर देश से अपने भारत देश में आया। ओके, तो भारत की आयात वस्तु कौन सी है भाई? उर्वरक, पेट्रोलियम, पेट्रोल भी बाहर से आता है, मोती, बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हैं एकदम यहाँ पर करेक्ट है, वो हो जाएगा। ओके, आगे वाला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? जलजन्य मतलब जलजन्य रोग कौन से होते हैं भाई? जैसे दूषित पानी है, उससे जो भी बीमारियां फैलती हैं उसको क्या कहते हैं? जल जनित रोग कहते हैं, है ना। जैसे आपका हैजा, हैजा भी इसका उदाहरण है, और हैजा तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ लेकिन अतिसार इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये है ना रोग है जलजन्य है ना। अब आपको इसी प्रकार की सारणी बनानी है ना, एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि भाई पहले का पहला फिर इसका आंसर, फिर दूसरा इसका आंसर, तीसरा, इस प्रकार आपको नहीं लिखना बिल्कुल। इसी प्रकार आपको क्या करनी है? सारणी बनानी है। जैसे पहले में अ राइट है तो अ, ब, स, द, जो भी राइट हैं वो यहाँ पर लिखने होंगे। इसी प्रकार सारणी बनानी है ताकि आपका टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो और एग्जामिनर को भी कठिनाई नहीं आए कि भाई कहाँ कहाँ लिखे आंसर है ना। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके लिए मैंने ना 400 से ज़्यादा MCQ तैयार किए। MCQ यानी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, जो अबसद वाले होते हैं, जैसा मैंने अभी सॉल्व कराए ना ये 16 प्रश्न, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। और कोई अति लघुरात्मक स्थान वो वाले क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अबसद वाले क्वेश्चन है। कितने हैं? 400 से ज़्यादा, 450 से ऊपर है वो, आप मान सकते हो। तो 450 से ऊपर हैं। और इसमें ये क्वेश्चन है ना हिंदी माध्यम है। किस माध्यम है? हिंदी माध्यम में है वो रहने वाला है। जो आपका बोर्ड का पैटर्न है ना, ब्लूप्रिंट है ना, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है वो सिलेक्ट हैं, वो किए गए हैं। ब्लूप्रिंट को आधार मान के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है ये लिए गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसे होंगे भाई? PDF के रूप में आपको PDF है वो मिलने वाली। PDF कैसे प्राप्त कर सकते हो आप? इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, इंस्टा पर मैसेज कर लो या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, तो वहाँ पर ही आपको PDF है वो मिलेगी। और ID क्या है? तो ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, गुरु SHIKSHA। ठीक है, गुरु शिक्षा हमारी ID है वो रहने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको क्या दे दूंगा? लिंक है वो दे दूंगा, इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम ID का। ओके, अब देखिएगा आगे वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं हमारे इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिएगा, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, एक स्थान से क्या चले जाते हैं? बाहर हैं वो चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? इसका आंसर फटाफट कमेंट करो, इसका आंसर क्या करो? कमेंट बताओ। बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। दूसरा है, मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा। ओके, पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, कौन सा पशुधन है भाई? वाणिज्य पशुधन। कौन सा पशुधन? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वाणिज्य पशुधन। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे आप हॉस्पिटल मान लो, ठीक है, कोई बस स्टैंड मान लो, भाई वो किसके अधीन होते हैं? तो वो तो सरकार के अधीन होते हैं ना, सरकार के अधीन होते हैं, ये आपको पता है। वैसे आगे देखिएगा, भारत का विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों स्थानों में से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, पश्चिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट स्थान पूछा मैं। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से हैं। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिएगा, 5वां है, से G8T को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित है वो कर दिया गया। तो कब कर दिया गया भाई? जनवरी 1995। ठीक है,
तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, जनवरी 1995। ओके, हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है वैसे भूगोल की, इसमें जाकर आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरीके से मैंने समझाई है। 6 नंबर है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को वर्गों में बांटा गया। भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया आर्थिक स्तर की दृष्टि से, तो वो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बस्तियों का प्रकार निम्न निर्मित क्षेत्र के और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित है वो होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है भाई, हाँ बिल्कुल, बस्तियों का प्रकार है निर्मित क्षेत्र, कोई भी निर्मित क्षेत्र है, ठीक है, आप मकान देख लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, विस्तार कितना बड़ा है, कितना विस्तार है, और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित है वो होता है। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित क्या है, यमुना क्या है भाई, यमुना एक प्रकार की नदी है। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, हर कोई डपोड़ी बना लेगा इसको, तो आगे वाला देखिएगा, मतलब डपोड़ी सॉल्व कर लेगा, है ना, पर आप डपोड़ा नहीं हो, आपको आता है। लौह अवयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लौह अवयस्क के प्रगलन के लिए तो कौन सा महत्वपूर्ण क्या है भाई, कच्चा माल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैंगनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंगनीज, क्या हो जाएगा, मैंगनीज। आगे वाला देखिए कि सामान्य नियोजन के 2 उपगमन हैं। ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, ये किताब में से आएगी लाइन है, तो इसमें हो जाएगा खंडीय और प्रादेशिक। क्या हो जाएगा, प्रादेशिक। ठीक है, अब देखिएगा आगे वाला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये भी। हाँ, तो इसमें देखिएगा सारे प्रश्न है, अनुकूलन से क्या अभिप्राय है, अनुकूलन से हमें क्या अभिप्राय है, अनुकूलन का मतलब है वो बताना है, जो भी परिभाषा है। ठीक है, तो इसमें लिख दोगे, जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को क्या करता है, परिवर्तित करके क्रियाशील होता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाता है। मतलब एडजस्ट करना है ना, कोई भी चीज़ें एडजस्ट करना। आपने आपको कोई थप्पड़ मार दे या फिर कोई गुस्सा दिला रहे हैं, तो आपको गुस्सा आ रहा है, मारने का मन कर रहा है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, एडजस्ट है वो कर रहे हो, है ना, अनुकूल कर रहे हो अपने आप को कि अब थप्पड़ नहीं मारना है, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये एडजस्ट है वो इसी प्रकार मानव में भी होता है। जब मानव क्या करता है, वातावरण के अनुसार स्वयं खुद ही अपने आप को परिवर्तित करके क्रियाशील होता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे, कॉन्फिडेंट होकर आपको पूरा पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार एक राष्ट्र मजबूत और महान किस प्रकार बनता है, तो ये आपको बताना है। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार सवर्ण से नहीं अपितु स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ठीक है, किससे नहीं भाई, सवर्ण से नहीं अपितु स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लाइन है ना वो एग्जिट है, वो लिखनी पड़ेगी, है ना, ऐसा नहीं कि आप मन से बना सकते हो, जो इन्होंने लिखी है वही लिखनी है। तीसरा है, मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं है, कोई 2 कारण बताना है। ठीक है, तो 2 कारण है वो बताना है भाई। ठीक है, विश्वसनीय मतलब विश्वास है वो ज़्यादा नहीं है, सर्वाधिक विश्वास नहीं है। तो इसमें मानव विकास सूचकांक क्या है, वितरण के संबंध में, मानव विकास सूचकांक वितरण के संबंध में क्या है, वितरण के संबंध में क्या है, मौन है, वितरण के संबंध में मौन है। एक लाइन तो आप ये रख दोगे, मौन है। यहाँ से शुरू करना, कहाँ से, मानव विकास सूचकांक वितरण के संबंध में क्या है, मौन है। ओके, ये एक लाइन ये होगी। और ये क्या कहता है, मानव गरीबी का सही मापक नहीं है। एक आप ये लिख दोगे कि जो भी मानव गरीबी है उसका सही मापक नहीं है। जो मानव विकास सूचकांक होता है ना, जो गरीबी है वो देखता है, कितनी शिक्षा है, ठीक है, ये सब कुछ है वो देखता है ना। ये आपको वैसे पता है, मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया होगा। कुल खोज क्या है, कुल खोज है वो क्या है, तो इसमें लिख दोगे जो भी, है ना, हाँ बिल्कुल, रूस में जो भी की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं भाई, कोल खोज कहते हैं। क्या कहते हैं, रूस में जो भी की जाने वाली कृषि होती है ना, उसको क्या कहते हैं, कोल खोज कहते हैं ना, सामूहिक कृषि को, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे वाला प्रश्न है कि 2 उच्च स्तरीय सेवाओं के नाम बताए। कोई भी 2 उच्च स्तरीय हाईएस्ट हैं, हाई लेवल की, एक तो है लेखाकार, ये आपको ध्यान पड़ेगा कौन कौन सी सेवाएं है ना, लेखाकार, और एक है
परामर्शदाता, परामर्शदाता, एडवाइस, परामर्शदाता ये होता है ना, एडवाइस दाता, है ना। आगे वाला प्रश्न देखिए, भारत का पहला परमाणु यानी नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ लगाया गया था? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत में ये बात है 1969 में, ठीक है। भारत में 1969 में मुंबई के निकट, कहाँ पर? मुंबई के निकट है एक स्थान है तारापुर, कहाँ है? तारापुर में पहला परमाणु शक्ति केंद्र है वो लगाया गया था। कब की बात है? 1969 की बात है। कहाँ पर है? मुंबई के निकट तारापुर। वहाँ पर क्या हुआ? पहला परमाणु जो शक्ति केंद्र है वो लगाया गया था। आगे वाला देखिएगा, धूम्र कोहरा यानी स्मॉग किसे कहते हैं? धूम्र कोहरा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी औद्योगिक नगर होते हैं ना, औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैसें और प्रदूषक तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो उसे धूम्र कोहरे कहते हैं। जो भी सामान्य रूप से पड़ रहा है, जैसे अभी आप गांव में देखते हो ओस पड़ता है ना, जो कोहरा होता है ना, वो पड़ता है और उसमें एक प्रदूषण और अलग से मिल जाता है ना। ये तो कोहरा है, ये तो क्या है? कोहरा है, और इधर से प्रदूषण है वो मिल जाता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? धूम्र कोहरा है वो कहते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइन है वो एकदम यहाँ पर सही है, वो हो गई। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, खंड ब, ठीक है। लघुत्रात प्रश्न संख्या 4 है, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या मत है? नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी भाई? कमेंट बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ। आगे वाला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित मानव विकास अवधारणा का वर्णन है वो करना है। तो मानव विकास अवधारणा तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी, ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें आगे वाले, ये मैं आपको यहाँ पर पूरा लिख नहीं सकता ना, ये पूरा लिख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता है ना। आगे वाला प्रश्न देखिए, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं वो क्या है वो बताना है। और अगर आप 400+ MCQ की PDF लेना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आगे वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, संवहन उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं वो बतानी है। तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, जाल तंत्र, नोड तथा योजक तंत्र में योजक में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी 1.5 नंबर का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की विश्व में स्थिति है वो बतलाइए। और फिर है, भारत में परिक्षिप्त एकांकी बस्तियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। कंडल क्या है वो लिखना है। और फिर है देखिएगा आगे वाला प्रश्न, हाँ, भारत के कांडला बंदरगाह की कोई 3 ये विशेषताएं बताना है। भारत की कांडला बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह के बारे में मैंने अभी बताया था ना, कांडला ही बताया ना। ये कौन सा था? कारवाड़ था क्या? कांडला था, है ना। कोची और कारवाड़, है ना, कोची और कारवाड़ था, वो तो क्या थे? नौसेना पतन थे, है ना। ये कांडला अलग है, ओके, हाँ। अब देखिएगा आगे वाले प्रश्न कहाँ गया, कांडला क्या है वो लिखना है। और फिर है, भारत के कांडला बंदरगाह की 3 विशेषताएं लिखिए। भारत में नगरीय अपशिष्ट का निपटारा है वो किस प्रकार किया जाता है। खंड स है, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। फूड के व्यापार का विश्लेषण करना है। तो देखिएगा इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आप ज़्यादा लिख सकते हो, जो अच्छी तरीके से याद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है ना। आगे वाला प्रश्न ठीक इसी प्रकार है, इन दोनों में से एक करना है, जो अच्छा लगता है, ज़्यादा आता है, अच्छे तरीके से लिख सकते हो, प्रॉपर लाइन याद है वो लिखो। भारत में 3 प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों का वर्णन है वो करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी होती है ना बाद में। सौर ऊर्जा पर संक्षिप्त लिखिए अथवा। और फिर है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके क्या उपाय हैं वो आवश्यक। जल संरक्षण, जल का संरक्षित करना क्यों आवश्यक है, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा। प्रायद्वीपीय भार की तुलना में विशाल मैदानी में सिंचाई अधिक विकसित क्यों है, तो ये भी आप बता सकते हो। खंड 2 है, निम्नदाता प्रश्न 4 नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाला है। एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न साधन एक दूसरे के संपर्क होते हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना है वो करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है निचले वाला। जहाँ तक हो सके ये आपको क्वेश्चन है पूछा जा सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध है वो लिखना है। भारत में प्रमुख लौह खनिज लौह इसका वर्णन है वो करना है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। और आगे वाला मानचित्र है भाई, खंड जो संसार का मानचित्र दिया हुआ है। ताइवान, पर्थ, वाशिंगटन डीसी, स्वीडन, ये आपको पूछा गया, ठीक है। और आगे वाला देखिएगा, आगे वाला देखिएगा क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। पीछे वाला 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्न महासागरीय शहरों को दर्शाना। देखो हैदराबाद,
लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर, ठीक है, अमृतसर पंजाब, है ना, ये आपको ध्यान में है। आगे ये पूरा पेपर हो चुका है वैसे, है ना, ठीक है। और आगे मैं आपको इसी प्रकार जो क्वेश्चन पेपर है वो बताता रहूँगा, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा, एक वीडियो और बनाया था और ये दूसरा वीडियो, आगे मैं आपको तीसरा वीडियो भी लाऊंगा, चौथा लाऊंगा, इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं भूगोल के। ओके, तो हमने क्या किया, सारे के सारे जो वीडियो हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है भूगोल की, ठीक है। तो आप भूगोल की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर है वो देखिएगा ज़रूर, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसी पर सपोर्ट है वो ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।